तो ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो द यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ लाइफ? कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ भाई, जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है घर के लिए? ईंट। ईंट होती है। भाई बिल्डिंग ब्लॉक कौन होती है घर के लिए? ब्रिक। ब्रिक्स होती है। तो जैसे एक एक ब्रिक से पूरा घर बनता है, वैसे ही एक एक सेल से क्या बनती है? अपनी बॉडी। अपनी बॉडी बनती है। सही है। तो उसी तरह से अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी एक एक, जैसे घर एक एक ईंट से बनता है, बनता है ब्रिक से, वैसे हमारी बॉडी किससे बनती है? एक एक सेल से। सेल से बनती है। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं अपन? यूनिट ऑफ लाइफ। भाई हमारी लाइफ की क्या एक छोटी से छोटी यूनिट है। यूनिट। यूनिट है। तो व्हेन यू लुक अराउंड, जब तुम अपने आसपास देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। भाई दोनों चीज़ दिखाई देती है, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे तू जिंदा है और ये मुर्दा है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव वंडर एंड आस्क योर सेल्फ वाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। भाई ये बोल रहा है कि तुम्हें एक चीज़ अचंभित करती होगी कि जो लिविंग चीज़ है उसको लिविंग बनाता कौन है? ऐसा क्या है उसमें प्रेजेंट है, उसको क्या बना रहा है? लिविंग बना रहा है। और वाट इज़ दैट इन इनएटिमेट थिंग डज डज नॉट हैव विच द लिविंग थिंग हैज़। ये बोला ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग के पास है और नॉन लिविंग के पास नहीं है? The answer to this question is the presence of basic unit of life, the cell in the living organism। भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेल। कि जो लिविंग चीज़ है उसके पास क्या होती है? सेल होती है। और नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होती है। अभी तक ये समझ आया था? नो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने? सेल से। सेल से मिलके बने। कंपोज्ड ऑफ सेल मतलब सेल से मिलके बने। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल। भाई कुछ ऑर्गेनिज्म उनके पास एक ही सेल होती है, तो उनको क्या बोल देते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। भाई जिनके पास एक ही सेल होती है उनको उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल। जिनके पास एक ही सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, एक सेल से मिलके बनते हैं। अमीबा हो गया। अमीबा हो गया। वाइल अदर्स लाइक अस, जैसे अदर हो गए, जैसे हम हो गए, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और हमारे पास क्या होती है? बहुत सारी सेल होती है और हमको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। तो दो वर्ड आए, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल वाले। ठीक है, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा वगैरह हो गया, मल्टी सेलुलर जैसे हम हो गए। यहाँ तक समझ आया? आ गया। ना अपन सेल सेल कर रहे हैं, तो सेल है क्या? व्हाट इज सेल? व्हाट इज ए सेल? ड्यूरस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक ही सेल होती है। एक ही सेल से वो क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। तो केपेबल होते हैं ना वो। केपेबल में किस में? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के अंदर। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या समझते हो? कि मतलब बिना किसी की सहायता के खुद अकेले से अपने आप जिंदा रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं वो। एग्जिस्ट मतलब रह सकते हैं। मतलब उसी एक अमीबा की सेल के अंदर क्या होगा? उसी के अंदर क्या होगा? वो सांस भी लेंगे, यानी ब्रीदिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है। उसी से वो क्या करेंगे? निकालेंगे भी, एक्सक्रीशन करेंगे। उसी से क्या करेंगे? वो रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करेंगे। सही बात है। सही है ना? तो हर चीज़ उसी एक सेल से करे ना, मतलब उसे ज़रूरत नहीं है दूसरी सेल की। वो अकेली सेल जो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। खुद रह सकते हैं वो जिंदा अकेले खुद से। एंड परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और लाइफ के कुछ असेंशियल फंक्शन भी करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। भाई यहाँ सपोज करो इसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन वगैरह बना है, तो उस प्रोटीन को सेल के मेम्ब्रेन के पास भेजना है या कहीं पे भेजना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। मतलब सारा काम क्या कौन कर रहा है यहाँ पे? एक ही सेल कर रही है। तो इंडिपेंडेंट भी रहता है और साथ में सारे एसेंशियल फंक्शन भी करता है। मतलब ज़रूरी जो शरीर के लिए जो ज़रूरी काम है वो सारे क्या कर रहा है? सेल कर रही है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। भाई ये बोल रहा है कि कोई अकेला कब रह सकता है? कि कम से कम कोई अकेला रह रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक सेल होना चाहिए उसके पास। कम से कम क्या होना चाहिए? एक सेल। लेकिन एक सेल से कम हो गया। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी एक सेल से भी कम उसके पास पार्ट है। सपोज करो उसके पास आधा काट दिया अपन ने, क्या आधा अमीबा जिंदा रह पाएगा? नहीं।
तो कम से कम किसी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक से एक सेल चाहिए। अगर एक सेल से कम कम स्ट्रक्चर है उसकी, इसका मतलब वो क्या? इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता ना, डू नॉट इंडिपेंडेंट लिविंग, या उसको अपन नॉन लिविंग बोल देंगे, ठीक है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? सेल क्या होगी? सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सेल बना रहा है। एक तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगी, करेक्ट। दूसरी क्या होगी? फंक्शनल यूनिट। और बॉडी के अंदर जो सारे काम है, फंक्शन मतलब काम, तो बॉडी के अंदर जो सारे काम है वो भी कौन कर रहा है? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया? नाउ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये साइंटिस्ट था। फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। भाई वैसे तो सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने देखा था नॉन लिविंग सेल। वो पेड़ की कटी हुई छाल हाँ, से। पेड़ की कॉर्क जो होती है ना, उसके अंदर उसने कॉर्क को जब देखा तो उसको ऐसे, जो हनी का जो बी होती है ना, Honeycomb। उसका जो छत्ता होता है ना, हनीकॉम्ब, उसको उसने देखा था। उसमें उसको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी थी हनीकॉम्ब के अंदर, ठीक है। उसको कुछ इस तरह से बी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। और उसने इस एक कंपार्टमेंट को क्या बोला था? एक कंपार्टमेंट को उसने सेल बोला था। तो ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी, इसे चलती गई, ठीक है। तो उसने कौन सी सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने? डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने देखी थी डेड सेल। तो सबसे पहले सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर उसने देखी थी। ये किसके अंदर? कॉर्क के अंदर। कॉर्क के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल, जिंदा सेल किसने देखी थी? सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन, फिर देखो रॉबर्ट हुक ने तो सेल देखी थी, फिर रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर द डिस्कवर द न्यूक्लियस। फिर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, करेक्ट, उस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन ने की थी, है ना। कंफ्यूज मत हो ना रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बीच में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। यहाँ तक समझ आया? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल इन द सेल। ये बोल रहा है कि उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे माइक्रोस्कोप डेवलप होने लग गए। फिर हम अपने पास क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, जितने भी पार्ट्स है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम वगैरह जितने भी पार्ट्स है, वो सब अपने क्या देख लिए? डिटेल में देखे, उनको पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये जो रॉबर्ट हुक था, इसने तो पुराने वाले से देखा होगा एकदम, जो ट्रेडिशनल। हाँ, उसने पुराने वाले से देखा था, करेक्ट। और इसने एडवांस वाले से। फिर हाँ, नहीं, इसने भी देखा था, हाँ, इसने पुराने से, फिर इसने दूसरे, फिर उसके बाद और सबसे अच्छा जो माइक्रोस्कोप आया वो कौन था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उससे क्या हुआ? सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो भी अपन देख सकते हैं। वैसे तो सेल खुद ही बहुत छोटा होता है। नाउ सेल थ्योरी। अब जो सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, वो देखते हैं। नाउ इन 1838, डेट याद रखना, 1838, मैथियस क्लेडन, ये एक जर्मन बोटनिस्ट था, है ना। स्क्लेडन नाम याद रखना, स्क्लेडन। examine large number of plants and observe that all plants are composed of different kind of cell which is form the tissue of the plant। भाई इसने सबसे पहले क्या, ये तो क्या था? ये बोटनिस्ट था। बोटनिस्ट क्या करते हैं? पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोटनिस्ट बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो जूलॉजिस्ट मतलब जो जानवरों की करते हैं, और बोटनिस्ट मतलब जो पेड़ पौधों की करते हैं। तो ये कौन था? बोटनिस्ट था। एग्जामाइन द लार्ज, इसने बहुत सारी प्लांट की सेल को एग्जामाइन किया, उनको ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसने देखा कि जो प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अब ये बोल रहा है भाई, जो प्लांट, सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है ना, मान लो ये प्लांट है, ठीक है। इसने देखा कि इस प्लांट के अंदर ना सेल तो होती है, लेकिन इस सेल, ये सेल भी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। जैसे रूट के अंदर इसने देखा कुछ अलग प्रकार की सेल थी, सपोज करो राउंड है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट थी, सपोज करो रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे कुछ अलग थी, सपोज करो कुछ नॉन शेप, हाँ, कुछ अलग शेप थी, ठीक है। तो इसने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। तो सेल्स होती है, सेल्स भी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप सेल, उनका फंक्शन अलग होता है। तो देखो, प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल थी, विच फॉर्म
टिश्यू। अब देखो ये जो सेल होती है, अब देखो 2 सेल होगी, सपोज करो एक ग्रुप में होगी 4 सेल, यहाँ पे ये वाली सेल और यहाँ पे ये वाली सेल होगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो ये वाली जो सेल है, मान लो कुछ भी मान लो, चलो रेस्पिरेशन मान लो, ये जो सेल है ये क्या क्या काम कर रही है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का। तो ये ग्रुप ऑफ सेल एक काम कर रही है ना, ग्रुप ऑफ सेल क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। कि जब सेल बहुत सारी ग्रुप बना लेती है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, तो उस सेल के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसे ये हो गई, सपोज करो ये सेल मान लो डाइजेशन कर रही है, सपोज करो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, किस में हेल्प कर रही है, डाइजेशन। तो ये सेल का ग्रुप है और ये एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो इस सेल के ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू, टिश्यू बोलेंगे। तो ये एक टिश्यू होगा, ये भी एक टिश्यू होगा। तो ये बोल रहा है कि जो डिफरेंट काइंड की सेल थी, ये क्या बना रही है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू बना रही है। समझ आया इतना प्लांट के अंदर। एट अबाउट द सेम टाइम देयरफॉर स्क्वान, फिर देखो 1838 के अंदर अपने पास कौन आया था, स्क्वान। नहीं 1838 के में आया अपने पास स्क्लेडन। स्क्लेडन। फिर 1839 के अंदर कौन आया अपने पास, स्वान। ये क्या था, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट था मतलब ये एनिमल्स के बारे में पढ़ेगा, एनिमल की सेल, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इसने डिफरेंट टाइप एनिमल सेल पढ़ी भाई, उसने क्या पढ़ा, स्क्लेडन ने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप प्लांट सेल पढ़ी। प्लांट सेल। इसने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप एनिमल सेल पढ़ी, एनिमल सेल। एनिमल सेल पढ़ी। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नाउन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि सपोज करो ये एनिमल की सेल है, एनिमल की सेल के पास बाहर की तरफ एक पतली सी लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है। इस थिन आउटर लेयर को इसने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अपन आज देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। चाहे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे इसको सेल मेम्ब्रेन बोलो। तो अब देखो ये किस में होती है, एनिमल्स के अंदर। अब देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ये सपोज करो ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब उसके पास है ना एक 2 लेयर होती है, एक बाहर की तरफ होती है, उस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते, सॉरी उसको बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल। फिर अंदर वाली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। समझ आया। तो प्लांट के पास 2 लेयर होती है, तभी तो प्लांट टफ होते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होती है, दो मेम्ब्रेन, 2 लेयर होती है। एनिमल के पास जो बाहर वाली सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, सिर्फ अपने पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसके बारे में किसने बताया था, स्क्वान ने बताया था। किसने बताया था, स्क्वान। स्क्वान किसके बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में, क्योंकि क्या था, जूलॉजिस्ट था। जिस उस मेम्ब्रेन को आज अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल। इसने एक चीज़ और बताई भाई, इसने एनिमल्स तो पढ़ा साथ में इसने प्लांट के अंदर बताया था कि एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो प्रेजेंट रहती है प्लांट्स के अंदर। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं। वॉल पता है ना, दीवार है ना, तो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है उसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। भाई इसी हाइपोथेसिस के बेस पे, मतलब इसी स्टडी के बेस पे स्क्वान ने एक थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी, है ना। इसने क्या की, हाइपोथेसिस एक प्रपोज की। उसने बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने, और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने। एक तो किससे बने, सेल से मिलके बने। सेल के प्रोडक्ट मतलब सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने। ठीक है, समझ आया इतना भाई। जैसे हम हैं, हम एनिमल्स हैं, तो हम सेल से मिलके बने, बट सेल के प्रोडक्ट भी तो, जैसे ये बाल हो गए तुम्हारे, ये क्या है, सेल का प्रोडक्ट है ना भाई। बाल कौन बना रहा है, सेल तो बना रही है, बाल क्या बना रही है, सेल बना रही है ना, करेक्ट। तो अपन किससे मिलके बने, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने। यहाँ तक समझ आया। नाउ स्क्लेडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, सेल थ्योरी। प्लांट्स के बारे में उसने पढ़ा, एनिमल्स के बारे में इसने पढ़ा, दोनों ने मिलके क्या बना दी, सेल थ्योरी बना दी। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। अब इन्होंने थ्योरी तो बना दी, थ्योरी में क्या बताया इन्होंने कि भाई जितने भी एनिमल्स है और प्लांट्स है वो किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने, करेक्ट। और एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट्स के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई सेल
वो कैसे बन रही है। ये मान लो ये सेल है, करेक्ट, जो बच्चा रहता है उसकी बॉडी छोटी सी तो होती है, सपोज करो इतनी बड़ी बॉडी है। अब वो बॉडी इतनी बड़ी बन जाती है तो कैसे बनती है, उसके पास नई सेल आई होगी ना। तो वो जो नई सेल है वो कहाँ से आ रही है, ये इन्होंने ये बताया नहीं उन्होंने, करेक्ट। तो इन्होंने ये नहीं बताया। दिस थ्योरी हाउ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, मतलब नई सेल कैसे बन रही है ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसको बताने के लिए फिर नया एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। ये कब आया, 1855 में। कब आया, 1855। भाई स्क्लेडन कब आया, 1838 में, करेक्ट, जिसने प्लांट्स के बारे में बताया, स्क्लेडन। फिर 1839 में कौन आया, स्क्वान आया, स्क्वान। इन्होंने फिर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, सेल थ्योरी बनाई। अब सेल थ्योरी में कमी क्या थी, इन्होंने बताया नहीं नई सेल कैसे बनती है, नई सेल कैसे बनती है, करेक्ट। फिर उसको बताने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, रुडोल्फ वर्च्यू। ये कब आया, 1855 के अंदर। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको इसने अपनी लैंग्वेज में बोला था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, ये इसकी अपनी लैंग्वेज थी लोकल। इसने बोला ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। देखो ये लाइन पढ़ो वापस। फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। जैसे सपोज करो ये सेल है, ये सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, करेक्ट। करेक्ट। डिवाइड करके क्या बनाती है, दो सेल बनाती है, एक सेल ये एक सेल ये। तो इसने बोला ये क्या है, पहली वाली सेल है जिसको क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये क्या है, न्यू सेल है, करेक्ट। तो फिर सेल नाम इनको आया कहाँ से कि इसका नाम सेल ही रखना चाहिए? इन्होंने सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था, सेल नाम कहाँ से दिया था उसने? उसने वो शायद जर्मन नहीं था, वो लेटिन साइंटिस्ट था। लेटिन के अंदर कमरे को बोलते हैं सेल, लेटिन वर्ड में कमरे को बोलते हैं, क्योंकि उसने जब वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, करेक्ट, तो उसको वो एक कमरे जैसा दिखाई दिया, उस कमरे को उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं सेल, तो वहाँ से ये सेल नाम आया, करेक्ट। तो देखो प्री जो पुरानी सेल है वही क्या होगी, दो डिवाइड करके नई सेल बना दी, फिर ये सेल और नई सेल बनाएगी, इस तरह से करती करती सेल क्या करती है, डिवाइड करती रहेगी। ये कैसे डिवाइड करती है, कितने में, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन, कि सेल है वो डिवाइड कैसे करती है, करेक्ट। इसमें पहले अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ आया। तो ये इसने स्टेटमेंट क्या दिया था, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, कि जो पुरानी सेल जो नई सेल है वो पुरानी सेल के से ही बनती है, डिवाइड होके। ही मॉडिफाइड दैट हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन स्क्वान, भाई स्क्लेडन स्क्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी, उस सेल थ्योरी को उसने क्या किया, मॉडिफाई किया और एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया उसमें, एंड गिव द फाइनल शेप टू एंड गिव द सेल थ्योरी टू फाइनल शेप। फिर उसको नई एक स्टेटमेंट दीजिए, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। तो आज अपन सेल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। फिर एक लाइन उसने क्या जोड़ी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही अपनी क्या है, दो लाइन क्या है अपनी सेल थ्योरी, बस सेल थ्योरी कुछ नहीं, इतनी है बस। यहाँ तक समझ आया नहीं आया, आ गया। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, तो सेल का कुछ ओवरव्यू देखते हैं ना, कि सेल कैसी दिखाई देती है, क्या 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 होता है ना, उसका ओवरव्यू देखते हैं। नाउ यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चिक अंडर माइक्रोस्कोप। ये बोल रहा है कि एक तो अनियन पील, अनियन क्या होता है, प्याज नहीं प्याज तो होता है, क्या है वो प्लांट सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल है ना वो, है। तो प्लांट सेल है। सपोज करो ये अपनी क्या हो गई, प्लांट सेल हो गई सपोज करो। तो प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, करेक्ट, सेल वॉल, उसकी अपन ये बना लेते हैं सेल वॉल, करेक्ट। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन ये होती है। इन दोनों के पास न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। तो ये ह्यूमन चिक सेल होगी, भाई तुम्हारे गालों की सेल निकाल ली अपन ने, है ना, ह्यूमन चिक सेल होगी। और ये क्या होगी, अनियन सेल होगी या प्लांट सेल होगी, कुछ भी बोल सेल होगी, है ना। नाउ लेट अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर देखते दोनों की। यहाँ अभी तक तुम्हें क्या पता है कि जो प्लांट सेल है उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, सेल वॉल है, और अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ तक समझ आया ना।
दोनों के पास न्यूक्लियस है, ये भी तुम्हें पता है, और साइटोप्लाज्म भी होगा, ये भी पता है तुम्हें। भाई साइटोप्लाज्म तो होता है सेल के पास, करेक्ट। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होगा, ठीक है। द अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल, अनियन सेल क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट की सेल, हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल। अब इसके पास एक्स्ट्रा क्या होगी, डिस्टिंक्ट सेल वॉल, सेल वॉल होगी, एज एन आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। भाई ये बोल रहा है इसके पास आउटर बाउंड्री क्या होगी, सेल वॉल की, और उसके जस्ट विद इन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, करेक्ट। मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैज द आउटर मेम्ब्रेन एज डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब ये बोल रहा है जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन की चिक सेल है, वो एनिमल सेल है, तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके पास सेल वॉल तो होगी नहीं, क्योंकि भाई ह्यूमन क्या है, एनिमल्स तो है। इनसाइड हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज ए डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। रुको, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बोला हर सेल के अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हो, कि वो भी क्या है, मेम्ब्रेन से बना है, तो वो दोनों क्या है, दोनों के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, करेक्ट, न्यूक्लियस है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब भाई ये बोल रहा है कि सपोज करो ये न्यूक्लियस अपने पास, ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इस न्यूक्लियस, ये सपोज करो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस को अपने जूम कर लिया, इस न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, करेक्ट। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। सपोज करो ये अपने पास डीएनए, करेक्ट, ये डीएनए के फ्रेगमेंट है। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट है, अब हमारे बॉडी के अंदर होता है डीएनए 2 मीटर का, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा होता है, करेक्ट। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये एक दूसरे से कंबाइन होते रहते हैं, इस तरह से जुड़ते रहते हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए इसे तो पड़ा नहीं रहेगा, खुला तो पड़ा नहीं रहेगा, तो क्या करेगा ये डीएनए इस तरह से कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करके क्या बनाएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो हमारा वो जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे मिलता है अपन को, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये अपना क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, करेक्ट, करेक्ट। क्यों, देखो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम डीएनए ही है, बस डीएनए जब कंबाइन करके रहता है उसको क्या बोल देते हैं, नया नाम देते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो जो क्रोमोसोम या जो डीएनए वो क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल तो है। मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब फादर मदर से अपन को मिले, करेक्ट, फिर हमारी संतान के पास आगे जाएंगे, करेक्ट, जेनेटिक मटेरियल है। तो टोटल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, जैसे ये 2 एक जैसे हो गए, ये 2, तो टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसका एक एग्जांपल तो दो। एग्जाम्पल देखो, उसमें से 46 में से 44 क्रोमोसोम होते हैं ना, उसको बोलते हैं एलोजोम। और जो 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक एक्स और एक वाई। लड़कियों में दोनों एक्स होते हैं, इनको बोलते हैं एलोजोम, करेक्ट। एलोजोम। 44 होता है वो होता है ऑटोजोम, इनको बोलते हैं एलोजोम। ये जो क्रोमोसोम है एक्स और वाई, ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। अगर दोनों एक्स एक्स होगा तो क्या होगी, लड़की, और एक्स वाई होगा तो क्या होगा, लड़का। और ये कहाँ पे मिलते हैं सारे 46 क्रोमोसोम, सेल की न्यूक्लियस के अंदर। हर सेल के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल हैं तो हर सेल के अंदर अपने पास न्यूक्लियस है, और हर सेल के न्यूक्लियस के पास क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ तक समझ आया, चलो ठीक है। सेल that have membrane bound nuclei called eukaryotic, whereas the cell lack the membrane bound nucleus are called prokaryotic cell। अब देखो यहाँ से कुछ नई चीज़ आई है भाई। ये बोल रहा है कि यहाँ तक आपको समझ आया है कि सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है, करेक्ट। सपोज करो अपने पास ये सेल है, दोनों सेल है। अब इसका जो डीएनए वो ऐसे पड़ा है, इसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, करेक्ट, या क्रोमोसोम। इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है ना, कोई उसका ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास कोई आउटर मेम्ब्रेन अगर नहीं होगी तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर ये जो डीएनए है, सपोज करो ये जो अपना जो क्रोमोसोम है या डीएनए की बात है, अगर ये एकदम प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर रखा है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के अंदर छुपा के इसको रखा हुआ है ना, मतलब न्यूक्लियस के पास क्या है, मेम्ब्रेन है, इसको बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस नाम है तो उसकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास अगर मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। क्या न्यूक्लियस के पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर सेल के पास जो न्यूक्लियस है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है आउटर मोस्ट, तो उस टाइप के सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का वर्ड होता है, प्रो वर्ड होता है, उसका मतलब होता है पुराना। प्रो मतलब पुराना। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब इनके पास क्या है, कौन सा न्यूक्लियस है? पुराना। मतलब पुराना मतलब इनके पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। यू का मतलब होता है ट्रू, है ना। यू जो वर्ड है, यूकैरियोटिक सेल अपन पढ़ रहे हैं, तो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके पास एकदम सच्चा न्यूक्लियस है। मतलब सच्चा न्यूक्लियस मतलब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन वगैरह सब अच्छे से बनी हुई है। यहाँ तक समझ आया? देखो ये लाइन वापस पढ़ो। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, whereas cell that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक। In both prokaryotic and eukaryotic cell, semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of cell. ये बोले दोनों टाइप के सेल के अंदर जो बीच में जो पानी जैसी स्ट्रक्चर होगी, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा, जो क्या इसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। जो वॉल्यूम है ना सेल की, सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्ट। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेन जगह है जहाँ पे सारी सेल के अंदर क्या होगी? एक्टिविटी होगी। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के पास, तो वो कहाँ पे होगी? इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो किससे होके जाएगा? तो जितनी भी एक्टिविटी होगी, जो मेन सेंटर जहाँ काम वाला सेंटर है, वो कौन सा सेंटर है अपना? साइटोप्लाज्म की जो जगह है, करेक्ट। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ये बोल रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पे। क्यों होगी? क्योंकि सारी एक्टिविटी करना ज़रूरी है। किस लिए? सेल को ज़िंदा रखने के लिए। भाई सेल है तो सेल के पास क्या? सेल के पास खाना भी आएगा, करेक्ट। उस खाने से एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। उसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेशन तो बोलते हैं। रेस्पिरेशन में अपन एनर्जी निकालते हैं, करेक्ट। तो वो सारा काम कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेल को लिविंग रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? ज़रूरी है। यहाँ तक समझ आया? आ गया। बिसाइड द न्यूक्लियस, वे न्यूक्लियस के साथ साथ ये बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। भाई ये बोल रहे हैं एक तो अंतर अपन ने देख लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डिफरेंस क्या है अपने पास? भाई एक डिफरेंस क्या है अपने पास? क्या डिफरेंस है बताओ? प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वॉल को नहीं हो, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वॉल होगा। भाई ये तो देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस के पास वॉल नहीं होती और यूकैरियोटिक के पास वॉल होती है। एक ये बोल रहा है, जैसे सपोज करिए प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ये तो डीएनए से पड़ा इसका, और इसका डीएनए इसमें न्यूक्लियस के अंदर है। ये डिफरेंस अपन को पता चल गया। पी फॉर प्रोकैरियोटिक, यू फॉर यूकैरियोटिक, ई फॉर यूकैरियोटिक, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो यूकैरियोटिक सेल है ना, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे सपोज करो गोल्जी बॉडी हो गई, तो ये जो गोल्जी बॉडी है ना, इसके पास भी मेम्ब्रेन है इस तरह से। अच्छा। जो एंडोप्लाज्म, यहाँ से देखो, यहाँ से निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से होता है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है यहाँ से सेल के पास, करेक्ट। इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। फिर लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है उसके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास भी, ये सपोज कर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। माइक्रोबॉडीज है, उसके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। और वैक्यूल्स है, उसके पास भी क्या है? जो वैक्यूल्स होती है उसके पास भी क्या होता है? मेम्ब्रेन है। यानी इसके अंदर जो भी सेल के जो ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल के जैसे हमारे ऑर्गन को अपन ऑर्गन बोलते हैं, सेल के ऑर्गन क्या बोलते हैं अपन? सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गेनल्स। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसके पास जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। वो क्या है? देखो वापस पढ़ो इस लाइन को। यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड है ना ये, कौन कौन से हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल। देखो तुम्हें लाइसोसोम और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो देखते हैं। देखो सपोज करो ये सेल हो गई अपनी, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है ना वो इस तरह से रहता है, उसके बीच में स्पेस रहता है थोड़ा थोड़ा,
है ना। न्यूक्लियर देखो हाँ, इसके बीच में अब देखो यहाँ से ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकलती है जो इस तरह से होती है, जो सेल को इस तरह से इस तरह हर जगह रहती है। गोल्जी बॉडी नहीं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से सेल को चारों तरफ से घेर के रखती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हाँ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ क्या होगा, जब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम, अगर ये प्रेजेंट होगा इसके ऊपर जगह जगह पे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रफ रफ बोल देंगे, क्योंकि इस पे प्रेजेंट है, हाथ लगाओगे तो रफ दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? रफ है, करेक्ट, समझ आया यहाँ तक? ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसके पास? प्रोकैरियोटिक सेल के पास। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के पास क्या होते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अभी तक क्या डिफरेंस समझ आया? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती और है, यूकैरियोटिक के पास क्या होती है? प्रेजेंट प्रेजेंट होती है। यहाँ तक समझ आया? दूसरी बात, जो सेल के जो ऑर्गन है, ऑर्गन है उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास भी मेम्ब्रेन है। किसके पास? सेल ऑर्गन्स के पास। हाँ, यूकैरियोटिक सेल के पास जो ऑर्गन है उनके पास क्या है? मेम्ब्रेन है। यूकैरियोट के अंदर जो पार्ट है उनके पास खुद का मेम्ब्रेन है। हाँ, उनके पास खुद का मेम्ब्रेन है, और प्रोकैरियोट के पास नहीं है। दोनों डिफरेंस समझ आए यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब ये बोल रहा है एक स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इस तरह से गोल गोल होता है वो। ये बोला ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये दोनों में मिलती है, ये प्रोकैरियोटिक में मिलती है, यूकैरियोटिक में मिलती है। कौन? राइबोसोम। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल के अंदर मिलती है? तो कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है दोनों के अंदर? राइबोसोम। राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का। क्या होता है? प्रोटीन। बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसको बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया के रहना हाँ, रखना को नहीं, वो अलग है, वो बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझ आया? तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर दोनों के अंदर मिलती है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम के पास, बेचारे के पास मेम्ब्रेन होती नहीं है। करेक्ट। तो ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे मिल रहे हैं ना तुम्हें, ये कुछ नहीं, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम है। अब राइबोसोम किस पे प्रेजेंट है? रफ ईआर पे। आर ई आर बोल दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर। ये प्लांट में भी होता है ये राइबोसोम। हाँ, प्लांट में भी होता है, एनिमल सबको। देखो, प्रोटीन की जरूरत सबको होगी, सबको होगी, तो सबके पास होगा। करेक्ट है ना। तो देखो, राइबोसोम कहाँ पे मिल रहा है अपने पास? आर ई आर के पास राइबोसोम मिल रहा है ना। के पास में इसका मतलब आर ई आर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा। तो आर ई आर का काम एक और क्या होता है? आर ई आर का काम प्रोटीन बनाना। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्म के पास राइबोसोम नहीं है ना, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बेचारे के पास क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम एब्सेंट नहीं है। राइबोसोम नहीं है। समझ आया? विद इन सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल्स। ये बोल रहा है कि राइबोसोम सेल के अंदर ना जरूरी नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिले, ऑर्गन्स के ऊपर भी मिल सकते हैं। जैसे एक तो आर ई आर के पास मिलता है ना, ऑर्गन के ऊपर मिल रहा है। करेक्ट। तो राइबोसोम आर नॉट फाउंडली ऑन साइटोप्लाज्म, के सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं है, उसके अलावा भी और कहीं मिलते हैं। दो ऑर्गेनल है, कौन कौन सी? एक तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होती है? प्लांट्स के अंदर होती है ना। प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ई आर, है ना। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी बड़ा होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, दो मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। माइटोकॉन्ड्रिया तो मेन पावर हाउस होता है अपनी बॉडी का। तो इनके अंदर भी क्या मिलेगा अपने को? राइबोसोम मिलेगा। ये भी क्या बनाएंगी? थोड़ा अपना प्रोटीन बनाएंगी। और जो अपने पास क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। और आर ई आर के पास तो है ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है ना, रफ वाले के पास। वो मैंने आपको बता ही दिया। करेक्ट। यहाँ तक समझ आया? आ गया। नाउ एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन
membrane bound organelle called centrosome which help in the cell division. देखो, एक तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, एक ऐसा ऑर्गन जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, वो कौन हो गया? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम हो गया, बेचारे के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, करेक्ट नहीं है। है ना, बिना कपड़े के जिंदा रहता है ना, है ना। एक और कौन होती है, एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रोजोम। इसके पास भी क्या है कोई कपड़े नहीं है, ना, हाँ, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, गरीब है बेचारा। गरीब है बेचारा तुम्हारी तरह ना, करेक्ट। तो दो स्ट्रक्चर अब, लेकिन ये किस में मिलता है? ये सिर्फ एनिमल के अंदर मिलता है ना। राइबोसोम तो सब में मिलता है, प्रोकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल सब में मिलता है, लेकिन ये किस में मिलता है? सिर्फ एनिमल सेल में। सिर्फ एनिमल सेल के पास मिलता है। और ये किस में हेल्प करता है? एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब एक जब सेल 1 से 2 बनती है, सेल डिवाइड करती है, जो वर्च्यू ने बताया था, तो उसमें हेल्प कौन करता है? यहाँ पे हेल्प करेगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोसोम। तो किसके अंदर? सिर्फ एनिमल्स के अंदर। तो 2 मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ ली अभी तक, कौन कौन सी? एक तो राइबोसोम पढ़ा जिसके पास कपड़े नहीं है, एक सेंट्रोजोम पढ़ा जिसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे मिलता है? सिर्फ एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास मिलता है। और काम क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? सेल डिवीजन में। डिवीजन। यहाँ तक समझ आया? आया क्या यहाँ तक समझ अच्छे से? हाँ। चलो बढ़िया। नाउ सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अब ये बोल रहा है सेल होती है ना, वो डिफरेंट सेल होती है, और उनकी साइज भी क्या होती है? डिफरेंट। डिफरेंट होती है। कुछ सेल छोटी होंगी, कुछ बड़ी होगी, करेक्ट। कुछ रेक्टेंगुलर होंगी, कुछ इस तरह से लंबी भी होंगी। लंबी सेल के कौन सी होती है पता है? स्पम। अच्छा चल ठीक है, इतनी लंबी नहीं होती, स्पम भी होती है लंबी, करेक्ट है ना। तुम्हें ये याद रहता है ना, स्पम वाला। नाउ एक सेल होती है, पहली सेल स्पम भी तो होती है। हाँ भैया। नाउ एक सेल ये होती है, इसको पता है, ये इसको बोलते हैं न्यूरॉन। देखा है इस सेल को? ये अपने उसके अंदर रहता है, पीछे वाले रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। नहीं, ये बॉडी के हर हिस्से में होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जो सिग्नल तुम्हारे लेके जा रहे हैं ना बॉडी, जैसे मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हें फील हुआ ना, मैंने टच किया, तो वो फील कौन करवाता है? ये सेल होती है। क्या करती है? सिग्नल लेती है, इस सिग्नल को क्या करती है? तुम्हारी बॉडी से ब्रेन के पास लेके जाती है, और तुम्हें पता चलता है किसी ने मुझे टच किया है, गर्म टच किया, ठंडा जो भी। स्पाइनल कॉर्ड में भी तो यही होती है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलती है, लेकिन हर हिस्से में मिलती है बॉडी के। इसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो सेल की जो साइज होती है वो अलग अलग हो सकती है, शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है, और एक्टिविटी मतलब काम भी अलग अलग होता है, करेक्ट। स्पर्म का अलग काम होता है, न्यूरॉन का अलग काम होता है। यहाँ तक समझ आया? तो डिफरेंट सेल साइज वगैरह सब, काम वगैरह सब अलग अलग होंगे। समझ आया यहाँ तक? नाउ फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ये सेल है जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा, जो कितनी होती है? ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, है ना। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, मतलब 0.00000 है ना, 6 बार जीरो आएंगे यहाँ पे, फिर 0.3 लगेगा, इतनी छोटी होती है अगर मीटर में देखेंगे तो। और माइक्रोमीटर मतलब 0.3 माइक्रोमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। वाइल्ड बैक्टीरिया, है ना, वाइल्ड बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, है ना। माइकोप्लाज्मा कितना होता है? 0.3, और बैक्टीरिया कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। कोई 3 होते हैं, कोई 5 तक भी चले जाते हैं। देखो बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं, करेक्ट। देखो सबकी सेल, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो देखो बाइकॉनकेव है, राउंड और बाइकॉनकेव, या तो गोल होती है, बाइकॉनकेव होती है, इस तरह की शेप होती है। जो वाइट ब्लड सेल होती है वो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, एमोबॉइड होती है। कुछ सेल ऐसे लंबे पिलर लाइक होती है जिसको कोलमनार एपिथेलियम सेल बोलते हैं, तो लॉन्ग और नैरो होती है। ये नर्व सेल है जिसकी ब्रांचेस निकली हुई है ना। ये ट्रैकिड है जो प्लांट्स के अंदर मिलती है, इलोंगेटेड होती है। ये अपनी जो लीफ होती है उसके अंदर मिलती है। मेसोफिल सेल जो राउंड और ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो डिफरेंट शेप होती है ना सेल की, और साइज मैंने बता ही दिया। तो सबसे छोटा में अपने पास आएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया से छोटा है ना, देखो 10 गुना छोटा है बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ी सेल, जो अकेली सेल अपन को मिलती है सबसे बड़ी, वो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो हमारी ब्लड सेल है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, 7 माइक्रोमीटर की होती है। तो जो तुम्हारा जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल है ना, तुम्हारे ब्लड की जो सेल है उसकी लेंथ कितनी होती है, या उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। देखो बैक्टीरिया से बड़ा है ना, बैक्टीरिया 3 to 5 है और ये 7 है। इसीलिए बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर आके रह सकता है, क्योंकि सेल बैक्टीरिया से क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी अरे बड़ी होती है ना। जैसे सपोज करो यहाँ पे बैक्टीरिया आगे रह सकता है आराम से, बच्चा पैदा करता है यहाँ पे, वो करता है, डिवाइड करता है, तभी अपन को बीमार कर देता है ना। अच्छा। नाउ नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। देखो लार्जेस्ट सेल तो पढ़ लिया अपन ने, ओस्ट्रिच का एक होता है ना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों अलग अलग वर्ड है, याद रखना। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, तो लंबी कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। सबसे लंबी कौन सी होती है, नर्व सेल। और लार्जेस्ट कौन सी होती है, ओस्ट्रिच का अंडा, तेज का अंडा। है ना। लार्जेस्ट तो कौन सा है, ओस्ट्रिच का अंडा। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है अपने पास, नर्व सेल होती है, लॉन्गेस्ट होती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, भाई उनकी शेप भी अलग अलग होती है, ये देख लिया आपने ना। दे मे बी डिस्क लाइक, है ना, डिस्क की तरह हो सकती है, इस तरह से, डिस्क पता है ना, डिस्क की तरह। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे कोने हो सकते हैं, पॉलीगोनल मतलब इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे कोने हो सकते हैं। कॉलमनार, है ना, इस तरह से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है ना, कॉलमनार हो सकती है। क्यूबॉइड यानी इस तरह से चार कूट की। थ्रेड लाइक, थ्रेड की तरह हो सकती है। धागे की तरह। इवन इरेगुलर भी हो सकती है, अमीबा की सेल होगी। द शेप ऑफ सेल में वरी विद द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। तो सेल की जो शेप है वो अलग अलग होती है उसके फंक्शन की वजह से, है ना। अगर सेल को अलग फंक्शन करना है तो सेल की साइज अलग होगी। समझ आए यहाँ तक।